स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज हमारा जो चैप्टर 3 है उसका हम नेक्स्ट लेक्चर है वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की जो डेफिनेशन है यानी जो इसकी परिभाषा है वो हम पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे सीसा संचायक सेल के बारे में। सीसा संचायक सेल जो है द्वितीयक सेल का ही एक प्रकार है और ये वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सीसा संचायक सेल की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पात्र लेना है और उस पात्र के अंदर हमें 6 इलेक्ट्रोड लगाने हैं। कितने इलेक्ट्रोड लगाने हैं? 6 इलेक्ट्रोड। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोड है, 6 इलेक्ट्रोड है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रोड जो है वो तो एनोड का कार्य करेगी और 3 इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का कार्य करेगी। जो आपके एनोड की तरह कार्य करेंगे, एक ये और एक ये, इन तीनों को तो क्या करना है, आपको एक ही किससे जोड़ देना है, तार से जोड़ देना है। और ये जो आपके एनोड के रूप में कार्य करने वाले इलेक्ट्रोड है इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पंजी लेड। इसे अपने क्या बोलते हैं, स्पंजी लेड। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका क्या होता है, पीबी यानी लेड होता है। और जो आप कैथोड के रूप में कार्य करने वाले इलेक्ट्रोड है उसमें क्या भरा होता है, लिथार्ज भरा होता है, जो क्या होता है PbO2। फर्क क्या है, यहाँ पर Pb है, यहाँ पर PbO2 है। और इस पात्र में जो सॉल्यूशन आप लेके चल रहे हो वो किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का है। आई थिंक स्ट्रक्चर तो पता लग गई होगी क्या क्या चीज़ें ली है। हमने एक पात्र लिया, पात्र में H2SO4 लिया जिसमें हमने 6 इलेक्ट्रोड लिए, 3 इलेक्ट्रोड एनोड की तरह जो कि स्पंजी लेड है Pb और 3 इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह जो कि आपका लिथार्ज है PbO2 की तरह कार्य करेगा। अब अपने बात करते हैं कि एनोड पर रिएक्शन कैसे होता है और कैथोड पर रिएक्शन कैसे होता है। देखना यहाँ पर सबसे पहले एनोड पर जो हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है, देखो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि हमने एक पात्र लिया जिसमें हमने H2SO4 का धनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लिया और हमने 6 इलेक्ट्रोड लिए जिसमें 3 इलेक्ट्रोड जो है वो आपके एनोड की भांति कार्य करते हैं जो कि आपका Pb होता है और 3 कैथोड की तरह कार्य करते हैं जो कि PbO2 होता है। तो ये सब बातें जस्ट जैसा डायग्राम के अंदर दिख रहा है ना वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर जो लिखना है उस मटेरियल्स के, ठीक है। अब बात आती है कि एनोड पर रिएक्शन कैसी होगी, कैथोड पर रिएक्शन कैसे होगी और नेट सेल रिएक्शन कैसे होगी। देखना यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर एनोड के लिए हमने क्या लिया है, Pb। एनोड के लिए क्या लिया है, Pb। अब यहाँ पर ये जो आपका H2SO4 है वो किस में टूटेगा, 2H प्लस में SO4-2 में, है ना। तो ये जो SO4-2 है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, Pb के साथ। SO4-2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, Pb के साथ। अब देखो आपको कैसे पता चला कि ये एनोड पे होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि एनोड देखो आप लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा अपचयन। लेकिन 11th और 10th में आपने ये भी पढ़ रखा है जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है वो होता है ऑक्सीकरण, जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है वो होता है अपचयन। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने और जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, जिसमें विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है वो होता है ऑक्सीकरण और जिसमें विद्युत धनी तत्वों का योग होता है वो होता है अपचयन। एक और पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट जो आप सभी को पता ही होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है उसका होता है ऑक्सीकरण और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है उसका होता है अपचयन। यानी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ विद्युत ऋणी, विद्युत धनी और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी तो पदार्थ के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर ये आपका SO4-2 क्या है, एक विद्युत ऋणी तत्व है। अब यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो रहा है, योग। जब विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Pb जो है वो SO4-2 के साथ रिएक्ट करेगा तो PbSO4 बन जाएगा। SO4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब आप इस बेस से भी याद रख सकते हो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो दोनों चीज से बता सकते हो कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
बिल्कुल इजी है रिएक्शन। एनोड वाली रिएक्शन क्या है, इसमें पीबी है, इसकी रिएक्शन आपने SO4 - 2 के साथ करवाई तो PbSO4 बन गया और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन रहे थे वो आपके बाहर निकल गए। नेक्स्ट क्या होता है, अब अपने बात करेंगे कैथोड पर रिडक्शन की प्रक्रिया। अब रिडक्शन की प्रक्रिया में क्या होगा, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे ना कि त्यागे जाएंगे, प्लस इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। कई सारे प्रोसेस देख लेते हैं। अब हमने कैथोड के रूप में किसको लिया है, PbO2 को लिया है। PbO2 के साथ रिएक्शन अपने किससे करवाते हैं, SO4 - 2 के साथ तो करवाते हैं क्योंकि हमें PbSO4 बनाना है, ठीक है। अब बात आती है कि अब अपने को यहाँ पे अपचयन कराना है, तो अपचयन कराएंगे तो जो आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा वो क्यों पीछे रहे, वो भी यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखो आपके कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, टोटल 4 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सारा कैसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी तो 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाइड्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, इसके ऊपर -2 है। यानी ध्यान से सुनना बात को, टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितनी हुई, SO4 पे -2 है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से लिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और 4H+ के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा है। आपस में ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी उदासीन हो जाएंगे। PbO2 और SO4 - 2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका PbSO4 बन जाएगा। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 आपका ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है वो 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ जब बंध बनाता है तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके प्लस और क्या कहते हैं -4 इलेक्ट्रॉन जो है वो +4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगी, न्यूट्रल होगी। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि Pb जो है वो तो SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, PbSO4 बना लेगा। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, आपस में रिएक्शन करके कितने मॉलिक्यूल बना लेगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना लेगा। यहाँ तक समझ आ गई रिएक्शन। अब इसके बाद जब हम नेट सेल अभिक्रिया करते हैं तो नेट सेल अभिक्रिया में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है, जो राइट हैंड साइड वाले होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका कोई चीज़ है जो कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं। ये भी आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड है। तो सेम जब होंगे, एक ही दिशा में जब होंगे तो आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो नेट सेल अभिक्रिया में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4, 2 के कितने हैं, 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2SO4 माइनस यहाँ पे क्या है 4H+ और क्या बन रहा है 2PbSO4, यहाँ पे भी PbSO4 बन रहा है और यहाँ पे भी PbSO4 बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा 2PbSO4 और वाटर के मॉलिक्यूल 2 आगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं H2SO4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती, देखो हाइड्रोजन के आपके पास कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर 2H2SO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2H2SO4। हाइड्रोजन के 4 हैं आपके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। SO4 के कितने हैं, 2 है, तो ये आपका आगे 2 लगा दिया तो ये आपके 2 हो गए।
यानी इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे को मैंने लिख दिया 2H2SO4। समझ आ गई बात? इससे आपका ये बन रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था जो सीसा संचायक सेल है, ये जो द्वितीयक सेल होते हैं हम किस में देखते हैं, इन्वर्टर वगैरह में होता है। ठीक है, इन्वर्टर में क्या होता है कि जो आपके केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके वो किस में चेंज हो जाते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अब जो विद्युत ऊर्जा बनती है उसका तो हम जैसे ही लाइट चली जाती है हम उसको उपयोग कर लेते हैं। उपयोग करने के बाद जितनी भी केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा आपकी बन रही थी वो हमने यूज़ कर ली। अब बात आती है कि अब तो उसमें ऊर्जा बची नहीं, अब हमें क्या करना है, उसको आवेशित करना है, यानी उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। और जब हम उसको चार्ज करते हैं ना तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टी हो जाती है। कैसे होती है? चार्ज करते हैं तो क्या होता है, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें केमिकल्स रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात? पहले तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है, यानी जैसी लाइट चली जाती है तो जितनी ऊर्जा इन्वर्टर में बनती है हम उसको खींच लेते हैं और घर पे लाइट की सुविधा में उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब वो सारी की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम अगेन क्या करते हैं, हम उसे चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है। देखो पहले वाले प्रोसेस में तो हम ये पढ़ रहे थे कि एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। लेकिन ये तो कब था, जब हम क्या कर रहे थे, निरावेशित, जब हम क्या कर रहे थे, निरावेशित या डिस्चार्जिंग कर रहे थे, तब हमारा यहाँ तक रिएक्शन था। अब बात आती है कि जब हम इसको आवेशित करेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। पहले केमिकल से क्या बन रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा था, पहले रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रहा था। लेकिन जैसे आप आवेशित करना शुरू कर दोगे वैसे विद्युत ऊर्जा से दोबारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेशित करेंगे तो कैथोड पर हो जाएगा अपचयन, आपका सॉरी उल्टा बोल गई, एनोड पर हो जाएगा अपचयन, कैथोड पर हो जाएगा ऑक्सीकरण। आपने कुछ नहीं करना, पीछे एनोड पर आपने ये रिएक्शन पढ़ी, यहाँ पर एनोड पे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसे हम पहले लिखेंगे और इसको हम बाद में लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर PbSO4 आपका क्या था, उत्पाद था, लेकिन यहाँ पर PbSO4 क्या हो गया, आपका अभिकारक। और यहाँ पर Pb + SO4 - 2 क्या था, आपके पास अभिकारक था, और यहाँ पर ये क्या हो गया, उत्पाद। यानी रिएक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, और ये तो होना ही था क्योंकि अभिक्रिया उल्टी चल रही है। समझ आ रही होगी बात। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर क्या था, ये तो आपका क्या था, उत्पाद, और ये आपका अभिकारक। लेकिन कैथोड में क्या हो जाएगा, ये वाला तो हिस्सा अभिकारक की भांति व्यवहार करेगा और ये वाला हिस्सा आपका किसकी भांति, उत्पाद की भांति कार्य करना शुरू कर देगा। नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो उसमें भी अपोजिट हो जाएगा। अब देखो ये हमारा उत्पाद था, यहाँ पे अभिकारक होगा, ये हमारा अभिकारक था, यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। आई थिंक सीसा संचायक सेल आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईंधन सेल के बारे में। अपने बात करेंगे ईंधन सेल के बारे में, ठीक है। देखो ईंधन सेल की अगर अपने बात करें ना तो ये जो है ना आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ईंधन सेल में ना हम गैसेस को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इनका उपयोग करते हैं हम ईंधन के रूप में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पहली बात पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। देखो जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, जब हम कोयले वगैरह का यूज़ करते हैं विद्युत उत्पादन में, कोयले वगैरह का यूज़ करते हैं या कितनी भी हम परमाणु वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, कि भाई तेज जल धारा बहाई जाती है या फिर फुल तेज क्या बाष्प या भाप जल बाष्प आगे तक प्रवाहित किया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के बाद विद्युत का उत्पादन होता है। ये सारे प्रोसेस आपने पढ़ रखे हैं क्लास 10th में, ठीक है। लेकिन देखो समझने वाली बात ये है कि जो हम पहले प्रोसेस पढ़ते थे, चाहे हम कोयले की बात करें चाहे हम किसी की भी बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब जो हम विद्युत का उत्पादन करते हैं ना, तो हम जो भी सोर्स लेते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारी लागत भी काफ़ी अच्छी रहती है।
लेकिन ईंधन सेल के अंदर क्या होता है, ईंधन सेल जो है ना ये आपका पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से वाटर बनेगा। आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके ईंधन के रूप में भी तो काम करेगा, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है ईंधन के साथ साथ इसमें क्या बन जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलते हैं। अब वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, वो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स और कहाँ का उपयोग होता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो ईंधन सेल होता है ना, पहली बात वो पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। दूसरी बात उसमें लागत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तीसरी बात क्या है, इसका उपयोग अंतरिक्ष में दूरदर्शन केंद्र वगैरह है वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में तो किया जाता ही जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाओगे तो वाटर भी बनेगा। अब ये जो आपका वाटर बनता है ना, वो वाटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उस वाटर का उपयोग किया जाता है आपके जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को जल की सुविधा भी वहाँ पे मिल जाती है। समझ आ रही बात, आपने अंतरिक्ष स्टेशन से कुछ पढ़ा होगा 10th में। अंतरिक्ष स्टेशन ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाते हैं, रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर कई सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें वाटर्स जो है या फिर कई अंतरिक्ष यात्री जो है, सीधी सी बात है, अंतरिक्ष यात्री जो है ईंधन सेल से जो वाटर मिलता है उसको प्योर करके उसका उपयोग करते हैं। समझ आ गई बात। तो देखो इतने सारे फायदे हैं सिर्फ और सिर्फ ईंधन सेल के बारे में। तो अब ईंधन सेल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें रिएक्शन कैसे होता है, कैथोड के रूप में कौन काम कर रहा है, एनोड के रूप में कौन काम कर रहा है। आपको पता है इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और केमिकल रिएक्शन किस में चेंज हो रही है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो पढ़ते हैं ईंधन सेल के बारे में। देखो ईंधन सेल की बात करें तो ऐसा सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। अब बात आती है कि ईंधन सेल को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका डायग्राम समझ लो। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, जब हमने जितने भी सेल पढ़े हैं प्राथमिक द्वितीयक, अपने उसमें लैक्लांशी सेल पढ़ा है, मरकरी सेल पढ़ा है, शीर्ष संचायक सेल पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ईंधन सेल। तो जो जो डायग्राम है ना, अगर आपने इसको अपने माइंड में अच्छे से बिठा ले कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा चीज़ इलेक्ट्रोड का काम करता है, क्या चीज़ आपके क्या कहते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड का काम कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का काम कर रहा है, अगर ये सारी बातें अगर आपको पता है ना, तो इसकी पूरी हिंदी आप लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर ईंधन सेल में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक पात्र लेते हैं, ठीक है। पात्र के दोनों तरफ दो रंध्र होते हैं या दोनों छिद्र होते हैं, अपने बोल सकते हैं। एक छिद्र से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और दूसरे छिद्र से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। बीच में लगे होते हैं आपके इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड जो है वो आपके प्लेटिनम ब्लेंड से लेपित होते हैं। किससे लेपित होते हैं, प्लेटिनम ब्लेंड से। अब ये जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनके बीच में आपने किसका मटेरियल लिया है, NaOH का। किसका मटेरियल लिया है, NaOH का। ये थोड़ा सा यहाँ से साफ हो गया, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ आ रहा होगा सारा ही। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि दो सेल है, दोनों सेलों को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, और इससे क्या होगा, आपकी विद्युत धारा का प्रवाह भी शुरू हो जाएगा। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये तो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो काम करता है आपका कैथोड की तरह। एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि जो हम इसमें हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ये सारा वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। NaOH जो हम सॉल्यूशन लेते हैं, आपको पता है NaOH किस में टूटता है, Na+ में और OH- में। इन दोनों चीज़ों में टूट जाता है, Na+ में और OH- में। अब अपने बात करेंगे कैथोड पे रिएक्शन कैसे होता है और एनोड पे रिएक्शन कैसे होता है। एनोड की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एनोड के रूप में अपने क्या लेंगे, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, OH- के साथ। किसके साथ, OH- के साथ ये रिएक्ट करता है। अब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु, 4 है। हाइड्रोजन कितने
4 और यहाँ 2 हो गए, तो कितने हो गए आपके पास हाइड्रोजन के? आई थिंक वो मिस्टेक होगी शायद, यहाँ पे हाइड्रोजन के अपने होते हैं 4 नहीं होते, देखो सॉरी, यहाँ पे अपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, ठीक है, तभी अपनी रिएक्शन बैलेंस होगी। कैसे? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 है और ऑक्सीजन के 4 है, यानी टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 4 वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे। ऑक्सीकरण हो रहा है यानी एनोड पे रिएक्शन हो रही है, तो जो इसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, और ये ऑक्सीकरण का गुण ही होता है ना। तो ये तो हो गया आपके एनोड पर रिएक्शन। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें जल बनेगा, बन रहा है जल, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है कि जो आपने ऑक्सीजन गैस लिया है, यहाँ पर आपके पास जो उत्पाद बनेंगे वो आपने अभिकारक के रूप में उठा लेना है, ठीक है। उत्पाद क्या बना था? 4H2, ये आपके पास आ गया 4H2, यहाँ पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, देखो कैसे। एक चीज ध्यान रखना, आपके पास हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन के 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल कितने हो गए? 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जब ये सारे आपस में रिएक्ट करेंगे तो 4OH माइनस बन जाएगा। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 1 OH माइनस पर, 1 OH पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पे कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया संतुलित है। एनोड पर अभिक्रिया देख ली हमने, कैथोड पर अभिक्रिया देख ली। अब हम बात करेंगे नेट सेल रिएक्शन के बारे में। नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा? एनोड और कैथोड के जो आपके राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उनको आपस में जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक साथ, राइट हैंड साइड वालों को एक साथ, वही हमारी पुरानी पॉलिसी। तो अब आपने क्या करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले जो मैच करते हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4OH से 4OH कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके इधर? 2 वाटर का मॉलिक्यूल बच जाएगा। समझ आ गई बात? अब अपने नेट सेल रिएक्शन करेंगे, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा? 2H2 और 2, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2O। यही बचा था हमारे पास, और यही हमारा नेट सेल रिएक्शन है। क्लियर बात? तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो था ईंधन सेल के बारे में, ठीक है। तो ईंधन सेल के बाद देखो, ईंधन सेल वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसका हम फ्यूचर में यूज़, मतलब हमारे प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका और भी ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार का सेल है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बाद के टॉपिक के बारे में। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा संक्षारण। क्या कहा मैंने? संक्षारण। देखो संक्षारण किसे कहते हैं, आपने सुनना है। संक्षारण किसे कहते हैं कि देखो, जो हम धातुओं की बात करते हैं, जब धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वे कलुषित हो जाती है वायुमंडल की गैसों की, वायुमंडल में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया करके। दोबारा बोलती हूँ, संक्षारण किसे कहते हैं? यदि धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ अभिक्रिया करके कलुषित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे चांदी का काला पड़ जाना, ठीक है, जैसे तांबे का ग्रीन ग्रीन हो जाना, लोहे पर जंग लग जाना, ये सारे के सारे धातुओं पर संक्षारण की प्रक्रिया है। कलुषित होना यानी खराब हो जाना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर संक्षारण वाला टॉपिक हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे संक्षारण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था अभी, देखो यहाँ पर सेम वैसा ही है। धातुएं वायुमंडल में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया कर कलुषित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दोगे, जैसे चांदी है, तांबा है, ठीक है, और लोहा है, तो आप देखते हो चांदी जो है काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद धीरे धीरे जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। ऐसे अगर हम तांबे की बात करते हैं तो तांबा भी जो है वो आपका धीरे धीरे ग्रीन सा दिखाई देने लग जाता है ना। जो आपका लोहा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उसमें जंग लगने लग जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण ही तो खराब हो रहा है, इसे ही हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना इत्यादि। ठीक है, अब बात आती है कि संक्षारण के प्रकार। संक्षारण आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो तो है आपका शुष्क संक्षारण और दूसरा प्रकार है आपका विद्युत अपघट्य संक्षारण। अगर अपने शुष्क संक्षारण की बात करते हैं तो समझना, देखो शुष्क नाम से लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गैसों से संचारित हो, यानी जब धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ, केवल गैसों के साथ अभिक्रिया करके कलुषित हो जाती है, तो उसे हम शुष्क संक्षारण कहते हैं। चांदी और तांबे वाले एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। लेकिन विद्युत अपघट्य संक्षारण के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो जो भी आपके पास लोहा है, ठीक है, अब लोहे को अगर आपने, चलो आप लोहे का कोई भी आप मटेरियल्स ले सकते हो, लोहे का कोई भी आप वस्तु ले सकते हो, अगर आपने उसको एक कमरे में रखा हुआ है, क्या उसको कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको कमरे में रखा हुआ है, जिस कारण से वो सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के गैसों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। विद्युत अपघट्य संक्षारण में आपको ध्यान में रखना है कि ये वायुमंडल में उपस्थित गैस के साथ साथ जल के साथ भी अभिक्रिया करे, तब जाके वो संचारित होता है, तब जाके उस पर जंग लगता है। अब वही जो आपने लोहे का बना हुआ जो पदार्थ है उसको आपने कमरे से निकाल कर कहाँ रख दिया? आंगन में रख दिया, बालकनी में रख दिया, यानी किसी खुले जगह पर रख दिया, है ना। जैसे आप उसको खुले जगह पर रखोगे तो आप कुछ टाइम बाद पाओगे कि अगर उसमें वायुमंडल की गैस तो अभिक्रिया करेंगी, चारों तरफ गैस के कण हैं, साथ ही साथ उसमें अगर पानी गिरता रहे, बारिश का पानी गिरे, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे जंग लगना शुरू कर देगी, है ना। तो ऐसे संक्षारण को अपने विद्युत अपघट्य संक्षारण बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करेंगे शुष्क संक्षारण के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया संक्षारण दो प्रकार के होते हैं। शुष्क संक्षारण किसे कहते हैं? धातुएं वातावरण में उपस्थित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl आदि गैसों से क्रिया कर कलुषित हो जाते हैं। इसे शुष्क संक्षारण कहा जाता है और ये बहुत ही धीमी गति से होती है। ठीक है, यानी चांदी जो है वो बहुत ही लेट, मतलब बहुत ही टाइम बाद काला पड़ता है। आपकी जो तांबा है वो भी काफ़ी टाइम बाद ग्रीन होता है। ठीक है, अब बात आते हैं विद्युत रासायनिक संक्षारण के बारे में। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक चीज़ और याद रखें कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपका कल, यानी आपका एक और वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, अपने मार्क्स के लिए बहुत ही सजग होंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।